नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज बात होगी यूपी की सियासत की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने विपक्षी नेताओं को एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरह विपक्ष बदलाव की बात करता रहा, जनता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर संकट महसूस होने लगा है। बिहार में आरजेडी की करारी हार ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। यूपी में बीएसपी हाशिए पर चली गई है। मायावती के कोर वोटर बीएसपी से बीजेपी की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। उधर पिछले 2 चुनाव से लगातार हार का सामना कर रही समाजवादी पार्टी के सामने भी अपने कोर वोटरों को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। इधर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पिछले 8 साल से सत्ता में है। बीजेपी का दायरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति वाली है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने यूपी में मायावती के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ किसी भी तरह की कोई निजी हमले न करने का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय में मायावती को समाजवादी पार्टी लगातार निशाने पर लेती रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर बीएसपी को स्थापित करने का प्रयास भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से किया जाता रहा है। हालांकि अब मायावती पर हमले का असर दलित वोट में पैठ से रोकने के तौर पर देखा जाने लगा है। राजनीतिक जानकारों का यह दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्षी दलों ने हार से सबक लिया है। अखिलेश यादव भी विपक्षी नेताओं पर हमले का खामियाजा भुगतने का असर रिजल्ट में देख चुके हैं। 2017 में अखिलेश ने राहुल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ भतीजा दोनों साथ आए। 15 सीटों पर जीत मिली। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 10 पर बीएसपी ने जीत दर्ज की, लेकिन चुनाव के बाद फिर दोनों अलग हो गए। अखिलेश यादव ने विश्वासघात का आरोप बीएसपी पर लगाया। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश फिर से बीजेपी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। लगातार दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अखिलेश ने पीडीए का दांव चला, लेकिन उसका असर अब उतना दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर दिखा था, लेकिन 2027 के चुनाव में यह दांव चल पाएगा या नहीं, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं और उसी के तहत अब मायावती के प्रति सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं और मायावती के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कवायद कर रहे हैं, ताकि 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले बुआ का आशीर्वाद मिले और बुआ और भतीजा मिलकर बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में हो सके। यह गठबंधन मायावती के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी अपने कोर वोटर को एकजुट रखने की चुनौती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुआ भतीजा फिर से एक हो पाएंगे? बुआ भतीजा रिटर्न मुद्दे की बात में आज इसी पर होगी चर्चा और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ, पैनलिस्ट के साथ। दो 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों लोग साथ लड़े थे। 15 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से 10 सीटें मायावती की पार्टी जीती थी। 5 सीट पर समाजवादी पार्टी रही थी। 0 से 10 सीटों पर 2019 में, 2014 से 2019 में मायावती आ गई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, लेकिन समाजवादी पार्टी सिकुड़ गई और समाजवादी पार्टी 5 पर ही रह गई। तो इस नतीजे के बाद दोनों फिर से अलग हो गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यह विश्वासघात क्या है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मुद्दे की बात में बुआ भतीजा रिटर्न। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आपका
परिचय कराते हैं। केसी जैन साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है जगदीश सिंह जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हेमंत गुप्ता जी दलित चिंतक भी हैं, तो उस लिहाज से भी वो अगर इस तरह के गठबंधन बनते हैं, अगर मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ आते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको भी वो समझाने की कोशिश करेंगे। पहले सवाल जगदीश सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपसे ही कि ये जो एक नया फरमान आया है, निर्देश आया है अखिलेश यादव का कि बीएसपी और मायावती के खिलाफ बयान न देने का, उनके खिलाफ किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप से दूर रहने का, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए 2027 के पहले? एक फिर से दोस्ती की कवायद या कुछ और? नहीं, देखिए ऐसा है जी कि समाजवादी सदैव अनुशासित रहते हैं। बहन जी के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे नेतृत्व की का निर्देश सिर्फ आंखों पर, और मुझे नहीं लगता कि उनको लगा होगा कि नहीं हो सकता है कहीं ऐसा कुछ न कहीं, इसलिए उन्होंने अगर कहा है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन ऐसा है कि समाजवादी सदैव अनुशासित रहते हैं और कभी भी बहन जी के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देते हैं। और बहन जी तो एक नेता हैं, बड़ी नेता हैं इस देश की, और तो हम लोग सदैव उनका सम्मान करते हैं। ये 2025 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ और उसका जो परिणाम अभी आया है, क्या उसको लेकर एक खलबली है और उसके तहत ये रणनीति का हिस्सा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक परसेप्शन फिक्स कर रही है, एक नैरेटिव फिक्स कर रही है कि बिहार का चुनाव जीत गए तो इसका मतलब वो पूरे देश में जो है छा गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2024 में भी बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें जीती थी और 5 सीटें विपक्ष जीता था। उत्तर प्रदेश में वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 33 पे थी और समाजवादी पार्टी 43 पे थी। तो ये बिहार और यहाँ का अंतर है। बिहार से इसको कनेक्ट मत करिए। अब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार बैठा है, और इस 256 विधानसभा में 224 में हमने हराया है। 2027 में भी इनको हम हराएंगे और समाजवादी पार्टी देश में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेगी और 29 में हम सफाया कर देंगे पूरे देश से। केसी जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर ये हो जाता है, अगर आ जाती हैं बहन जी अखिलेश जी के साथ, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन होता है, तो एक चुनौती तो जरूर होगी, या मिल पाएगी या मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में? बात तो ये बीजेपी की ऐसा नहीं है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं इस तरीके की चीजें पहले नहीं हो चुकी। मायावती जी को बी टीम कौन कह रहा है, और गठबंधन किसने किया मायावती जी के साथ में? और जब गठबंधन इनका टूटा, जब इनका लोकसभा का चुनाव था 2019 का, और 2019 का चुनाव में सबसे बड़ा कारण यह था एक साथ आने का, क्योंकि बीएसपी 0 पे थी। बीएसपी 0 से 10 पे पहुंच गई, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 की 5 पे रही, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि वो 5 कौन सी सीटें रही, जो परिवार की 5 सीटें हुआ करती थी वो हार गए। उसके बदले में अन्य जगहों की दूसरी 5 सीटें जीत पाए। उसमें चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, सब हार गए एक तरफ से। तो क्या आरोप लगाया बहन जी पे कि भाई इन्होंने वोट ले लिया लेकिन वोट देने का काम नहीं किया। और ये यहां तक आरोप लगाया कि एक अंदर ही अंदर एक मायावती जी ने एक मैसेज दिया कि आपको अपने लोग जिताना है और समाजवादी पार्टी को नहीं जिताना है। और कुछ सीटों पे जो है बिल्कुल आपसी सामंजस्य वाली फाइट हुई। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो कांग्रेस के 2 प्रत्याशी थे उनके लिए इन्होंने सीट छोड़ दी। यही काम समाजवादी पार्टी ने किया।
तो कुल मिलाकर के जो इनका गठबंधन था, एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इनकी मिली जुली फाइट थी, लूड़ा कुश्ती चल रही थी, जहां पे नहीं लड़ रहे थे। लेकिन परिस्थितियां तो बदली, तस्वीर तो बदली 2024 में। कैसी जैन साहब? जी जी 24 के लोकसभा चुनाव में परिस्थिति तो बदली, तस्वीर तो बदली, झटका तो लगा आप लोगों को यूपी में। नहीं, देखिए 24 के जो 24 का जो चुनाव था वो अलग था। आप देखिए कि उसमें बहन जी भी अलग लड़ रही थी, उसमें कांग्रेस भी अलग लड़ रही थी, उसमें समाजवादी पार्टी भी लड़ रही थी, लेकिन जो 19 का गठबंधन था वो अलग था। 19 में इनको क्या परिणाम मिले और 24 में कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे, बहन जी वहां अपना अलग चुनाव लड़ रही थी। बात आज बहन जी पे हो रही है, तो बहन जी पे इन्होंने तोहमत बढ़ी, और बहन जी जब गठबंधन से अलग हुई तो बहन जी ने भी तमाम सारी चीजें स्पष्ट की कि दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुआ, यहां तक मैं खुद भी नहीं बच पाई। उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि उसके बाद से हमने साड़ी नहीं पहनी, गेस्ट हाउस कांड के बाद से, और चोटी रखना बंद कर दिया क्योंकि इनकी चोटी भी खींची गई थी बहन मायावती जी की। तो जो महिलाओं का सम्मान न करे, दलितों का सम्मान न करे, और जो दलितों की इतनी बड़ी नेता के रूप में उभर के आई, मुख्यमंत्री पद पे रही, उनका सम्मान न करे, तो समाजवादी पार्टी से कहीं दूर दूर तक अब गठबंधन होना दिखाई नहीं दे रहा है। ये अलग बात है कि बिहार में जो चुनाव था, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, फिर भी समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही थी। रही गठबंधन की बात, इनका गठबंधन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रही थी, और यही कांग्रेस खुल करके लड़ रही थी, और हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, और यहाँ बिहार में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू सब साथ में आ गए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप आरोप किस पे लगा रहे? चुनाव आयोग पे। इनका एक ही काम है, चुनाव आयोग पे आरोप लगाना, अपने घटक दलों पे आरोप लगाना, लेकिन अपनी समीक्षा नहीं करेंगे कि जनता हमको क्यों नहीं पसंद कर रही। ठीक है, आते हैं आपके पास, हम आपके पास आते हैं। और इस बीच हमारे साथ फिरोज खान साहब भी, नेता कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज खान साहब आपका, आपके पास आए। लेकिन उससे पहले हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक भी हैं। हेमंत जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो एक खबर आ रही है कि निर्देश दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से अपने पैनलिस्ट को कि मायावती जी को लेकर, बीएसपी को लेकर वो हार्श न हो, कोई आरोप प्रत्यारोप न करें, इससे बचें, ये क्या है? ये किस रणनीति के तहत है? इसको किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं? विजय जी, देखिए, यूपी की पूरी कुल आबादी का 22 से 20% जो है दलित आबादी है, और 2019 के चुनाव में भी इन लोगों ने साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी, 15 सीट जीते थे। अभी मैटर ये सीट नहीं, अभी मैटर इन लोगों के साथ ये है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। तो ये दोनों पार्टियां जो एक दूसरे के विपरीत पोल चलती थी, अब साथ हो रही है, और ये देखा भी गया है। जब मुलायम सिंह को जरूरत पड़ी थी तो काशीराम जी के पास गए थे रात को, और जब उनसे मदद मांग के सरकार बनाई थी। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी क्यों? तो अभी सपा जो है, तो जिस तरीके से ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि गरीब ब्राह्मण परिवारों की बेटियों को शादी कराने के लिए सरकार यूपी में मदद करेगी, तो 22 करोड़, देखिए वो आबादी 22 करोड़ से ज्यादा थी उस वक्त। और आज के दिन परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो दलित वोट को साधने के लिए कि दलित वोट भाजपा के साथ ना जाए, मायावती का जो बिहार चुनाव के समय गांधी मैदान में जो स्टेटमेंट हुआ था, उसको लेकर के अखिलेश यादव की बहुत पहली नजर थी मायावती पर, और मायावती कुछ भी स्टेटमेंट ले उसके पहले बुआ जी का पैर छूने वो चले गए, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये कोशिश है कि भाजपा को वहां से प्लेटफॉर्म से कैसे हटाई जाए। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक की परिस्थितियों में बदलाव आया है। मायावती के जो कोर वोटर हैं वो शिफ्ट कर गए हैं, एक बड़ा चंक भाजपा के साथ चला गया है। क्या अब वो वापस आ सकता है? और अगर आ सकता है तो क्या वो वोट ट्रांसफर हो सकता है, हो जाएगा? मायावती अगर आती हैं साथ, तब उस परिस्थिति में? नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं वो वोटर्स आएंगे, क्योंकि देखिए उनके कई ऐसे नेता हैं जो इधर से उधर चले गए हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है। मायावती देखिए शुरुआती तौर पर ये इनको काशीराम जी लाए थे जब ये आईएएस की तैयारी कर रही थी। मायावती जी जिस तरीके से अपनी
दलित वोट को जिस तरीके से इन्होंने एक्यूमुलेट किया था, वो स्थिति आज नहीं है। और इन पर कई चार्जेस ना लग जाए तो दोनों आदमी मिल करके चाहते हैं कि भाजपा के अगेंस्ट में जाए, क्योंकि भाजपा की सरकार रहेगी तो इनकी जो राजनीति है दलित की और मुस्लिम तुष्टीकरण वाले, वो खिल नहीं पाएगी। इस वजह से ये दोनों साथ आने की कोशिश करें, जबकि अभी भी परिस्थितियां हैं कि मायावती बीजेपी के सपोर्ट में जा सकती है, अभी भी परिस्थितियां। लेकिन ये तो आप बड़ी बात करें कि अभी भी परिस्थिति है कि मायावती बीजेपी के सपोर्ट में जा सकती हैं। इस पर आगे हम समझेंगे कि ये आप जो बात कह रहे हैं वो किस अंदाज में, किस रणनीति के तहत कर रहे हैं। लेकिन जरा फिरोज खान साहब से भी समझें, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज साहब, अब सवाल ये है कि कई एक्सपेरिमेंट हुए उत्तर प्रदेश में, 2 लड़कों की जोड़ी भी आई 2017 में, नहीं चल पाई। फिर उसके बाद बुआ भतीजा भी साथ आए, लेकिन 2019 में वो रोक नहीं पाए। और फिर 2022 में भी मिलकर लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ जरूर तस्वीर बदली 2024 में। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा भी आया और उस नारे से भी कुछ फायदा नहीं हो पाया। ऐसे में 2027 को लेकर अब जो रणनीति बन रही है फिरोज साहब, उसमें कांग्रेस कहां है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आनंद जी, सबसे पहले सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। पैनलिस्ट को मेरा सलाम प्रणाम। देखिए, आज झारखंड में भी मैं रहता हूँ, दिल्ली भी रहता हूँ, यूपी भी रहता हूँ, हमारे तीनों जगह है। झारखंड में इतना कोशिश किया 1 साल पहले अभी बीजेपी वालों ने कि झारखंड से उखाड़ कर फेंक देना है, पूरा घुसपैठी भरे हुए हैं। लेकिन वहां पर समीकरण बन चुका था आदिवासी, मुस्लिम और हमारे क्रिश्चियन भाई, जो कि 60 से 65% वोट बैंक है। वहां लाख कोशिश करने के बाद भी वहां पर बीजेपी की नैया पार नहीं हुई। अभी 15 दिन पहले उपचुनाव हुआ है, 12 तारीख को रिजल्ट आया है। रिजल्ट में उपचुनाव में भी हम लोगों ने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को जमानत जब्त तो नहीं, 40,000 वोटों से हरा दिया है। इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बन रहा है, जो वहाँ के लोग परेशान है, हैरान है। उत्तर प्रदेश में अगर सही में मायावती जी तो जाटव के दलितों की नेता है, इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई शक नहीं है। जब मायावती जी ने ऐलान किया है कि यादव, ये जाटव, दलित, मुसलमान एक साथ आएगा तब सरकार बनाएगा, और साथ में अगर यादव भी आ जाता तो सोने पे सुहागा है। अगर मुझे लगता है कि मायावती जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करता है तो मुझे लगता है कि एक स्वेप चलेगा। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में इनको राम भगवान ने भी इनको हरा दिया, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी जीत गई, वहां से अयोध्या में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा सांसद बने, और उपचुनाव हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन राज्य सरकार का देन था कि वहां पर चुनाव ये लोग जीत गए। लेकिन मुझे पूरा आसार विश्वास है, अगर और आपको मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाई मायावती जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। बिल्कुल सही बात है, वो मुख्यमंत्री रही है, महिला है और दलित महिला है, तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का फायदा क्या है? इसको बीजेपी वाले इश्यू बनाएंगे, मुद्दा बनाएंगे। आज दलित सही से रह नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश में, जाटव रह नहीं पा रहा है उत्तर प्रदेश, सब लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब देखिए, आए दिन अत्याचार हो रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई पेशाब कर दे रहा है। तो ये अत्याचार बंद होना चाहिए। हमारा देश जो है संविधान से चलेगा, लात घुसा और बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान से चलेगा, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, गांधी जी के लेकिन एक तो सच ये भी है ना फिरोज साहब, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से चलेगा। कि जबरदस्ती थोपा थोपी वाला नहीं चलेगा कि किसी एक बुलडोजर से। देखिए, मुसलमान का घर से बुलडोजर तोड़ा इन लोगों ने। आज दिल्ली में क्या रहा है, हिंदू भाइयों का घर भी तोड़ा जा रहा है। आज देश में अगर देखा जाए, आप सही में सर्वे करा लिया जाए, तो आज देश का मुसलमान जो है अपना 20 से 22 करोड़, जो 25 करोड़ मुसलमान है, वो खुशहाल है, आराम से जिंदगी जी रहा है। जो गलत तरीका के मुसलमान, क्रिमिनल्स है, बैड एलिमेंट्स है, उनके बात छोड़ दीजिए। आज कहीं ना कहीं 80 से 85% हिंदू भाई मेरा देश का परेशान है। नोटबंदी में एक भी दिखा दीजिए मुसलमान मरा हो। आप जो आपका ये ये जो यात्रा, ये आपका कोरोना काल में एक भी दिखा दीजिए। हमें हर जगह मुसलमान बांटते हुए दिखेगा, मांगते हुए नहीं दिखे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का जो गरीब तबका है, ना उसका कोई जात धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है, वो इंसान है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो। गरीब का काम होना चाहिए। आज 80 करोड़, लेकिन गणित तो चुनाव में यही चल रहा है ना फिरोज साहब। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। फिरोज साहब, 80 करोड़ आदमी बेरोजगार है देश का, 80 करोड़ आदमी बेकार है। उसमें 80 करोड़ में 75 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, मात्र 5 करोड़ मुसलमानों को जो राशन ले रहा होगा।
इससे बताइए किसको नुकसान है? आज जितना यात्रा होता है, चाहे बाबा का मजार हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे पूजा पाठ हो, उसमें कहीं नहीं दिखा होगा आपको कोट पैंट पहन के लोग लाइन में लगे हुए हैं, प्रसाद मांग रहे हैं। कौन प्रसाद ले रहा है? बेचारा गरीब आदमी ले रहा, लाचार आदमी ले रहा, मजबूर आदमी ले रहा, चाहे मुसलमान। ठीक है, वो बात आपकी आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव में रणनीतियां जो बनती हैं वो परसेंटेज के आधार पर, वोटर्स जो जिस जाति के हैं या जिस वर्ग के हैं उसके आधार पर, और इसी को लेकर मायावती को अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक तो सच ये भी है ना फिरोज साहब की मायावती इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से हमेशा दूरी बनाकर रखी हुई हैं। अच्छा बताइए, ये आनंद भाई जी, मोदी जी और अमित शाह जी मिल करके 4-4 सीट वालों को बिहार में गठबंधन में ला सकते हैं, वो उसके बारे कोई नहीं पूछता है। अगर अखिलेश यादव ने मायावती का तारीफ कर दिया, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, फिरोज साहब मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मायावती जी अभी तक दूरी बनाकर रख रही थी, क्या इंडिया गठबंधन के बैनर तले वो आ सकती हैं? आपको लग रहा है? ये मैं पूछ रहा हूँ। मायावती को भी जो गृह मंत्री ने डराने का काम किया है कि आप अगर इंडिया ब्लॉक में जाओगे तो आपको हम केस मुकदमा करके जेल भेज देंगे, जैसे और लोग को भेजा जा रहा है, जैसे हेमंत सोरेन को भेज दिया, केजरीवाल को भेज दिया। और उनके पार्टी में जो भी लोग भ्रष्टाचारी आएंगे, आप वो लोग ईमानदार हो जाते हैं और दूसरे पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी होते हैं। ठीक है, बहुत आरोप आपने लगाया अपने इस पूरे जवाब के दौरान। अब इस पर आप जब बोल रहे थे तो केसी जैन साहब मुस्कुरा रहे थे। ये सवाल ये है कि लोग, विपक्ष ये कहता है कि आप डराते हैं, धमकाते हैं और उसकी वजह से विपक्षी नेताओं के ऊपर प्रेशर रहता है और उसका फायदा आप ले लेते हैं। अनम्यूट कर दीजिए जैन साहब, अनम्यूट कर। जी, आवाज मिली हमारी? जी हाँ, जी हाँ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2012 से लेके 17 तक किसकी सरकार रही? समाजवादी पार्टी की। और जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें गठबंधन बहन जी ने किसके साथ किया? समाजवादी पार्टी के साथ किया। और क्या अखिलेश यादव जी जेल चले गए क्या? तो देखिए, जो भ्रष्टाचारी थे समाजवादी पार्टी में, वो चाहे आजम खान साहब के ऊपर हो, चाहे आप देखिए गायत्री प्रजापति हो, वो तो जेल गए। सारा मंत्रिमंडल या अखिलेश यादव जी के परिवार का कोई व्यक्ति तो जेल नहीं चला गया। तो ये आरोप लगाना कि डरा के, धमका के, जेल भेज करके अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और गठबंधन बहन जी ने किया किसके साथ में? अखिलेश यादव जी के साथ में। ना बहन मायावती जी जेल चली गई, ना अखिलेश यादव जेल चले गए। तो ये सारी चीजें जो चीजें है ना, वो मनगढ़ंत चीजें। और अभी फिरोज भाई ने अभी 2-3 बातें कही, उसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने किस पे दिया? उन्होंने स्वयं कहा कि भाई इतने क्रिश्चियन, इतने मुस्लिम, यानी कि जाति और धर्म पे पूरी राजनीति की पूरी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो जाति और धर्म ही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है सबका साथ सबका विकास। जिस आप 80 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, सब गरीब है, देखिए पहली बात तो ये परिभाषा ही गलत है। क्योंकि जब आप 15 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर में सब्सिडी दे रहे थे, वो किसको दे रहे थे? वो तो सब रईस लोग थे जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। आप जो सब्सिडी दे रहे थे वो किसको दे रहे थे? क्यों दे रहे थे उनको? इसका मतलब गरीब लोग थे। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर केसी जैन साहब आप टिकट भी बांटते हैं। नहीं, बस खत्म करता हूं, पूरी बात आ जाएगी। नहीं, इसी में जोड़ रहा हूं कि जाति और धर्म के आधार पर ही आप टिकट भी देते हैं। जी, जाति और धर्म को आधार बनाते हैं आप जब टिकट का बंटवारा करते हैं, पार्टियों का जब पदाधिकारी बनाते हैं, या फिर जब सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आनंद जी, वही तो बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष की, धर्म विशेष की राजनीति करते। हम तो कहते हैं सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर सबकी भागीदारी, क्या दिक्कत है इसमें? हम तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। फिर इसमें दिक्कत किस बात की है? आपके सवाल में ही आनंद जी आपका जवाब छिपा हुआ है। और रही बहन जी की बात, आज बहन जी की जो तारीफ कर रहे हैं, जब आपने 2019 में चुनाव लड़ा लोकसभा का उत्तर प्रदेश में, आपकी कितनी सीटें थी? 1 से 2 सीटों पे सिमट करके रह गए थे आप। और बहन जी को मंचों से खुलेआम माया का मतलब मायाचारी और माया की देवी, आपने क्या क्या कुछ नहीं कहा। आज आप बैठ करके तारीफ कर रहे हैं। आपको लगता है सिर्फ इसलिए आप ये चाले चल रहे हैं, आपको लगता है हमारे साथ में आ जाए सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। आपने अखिलेश यादव जी से कभी पूछा, जिनके साथ आज भी आप गठबंधन में हैं, कि गेस्ट हाउस कांड क्यों हुआ? एक दलित बेटी के साथ अत्याचार क्यों हुआ? एक बेटी का चोटी क्यों नोची गई? और जो ही गठबंधन टूटा
उसके बाद भी क्या कुछ कहने से नहीं छोड़ा। इनके प्रवक्ताओं को जो आज दिशा निर्देश अखिलेश यादव जी ने दिया है वो स्वागत योग्य है, बिल्कुल सबका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो किया वो क्या है? तो ये गोटियां बिछाने से, विषाद बिछाने से नहीं होता है। मायावती जी का सबसे ज्यादा अपमान किया समाजवादी पार्टी ने, दलितों का सबसे ज्यादा शोषण और अपमान किया समाजवादी पार्टी ने। बहन जी की मूर्ति किसकी सरकार में टूटी थी? किसकी सरकार में टूटी थी? अंबेडकर जी की मूर्तियों पे काले किसकी सरकार में पोती गई? तो हमने तो सम्मान देने का काम किया, लेकिन उसके बाद तो माफ तो कर ही दिया ना, तभी तो माफ कर ही दिया ना बहन जी ने, तभी तो फिर 2019 में साथ आए थे दोनों लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग माफ तो कर दिया था ना बहन जी ने, फिर तभी तो 2019 में दोनों लोग साथ आए थे। नहीं, साथ आए थे, उसका परिणाम क्या हुआ? बहन जी को वो जो कड़वाहट का जो कड़वा गुड़ पिया था ना, वो फिर से याद आया और उसको वो उन्होंने तो भुलाने की कोशिश की। ठीक है, जगदीश सिंह जी इसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी ने पानी पी पी करके जब कोसना शुरू किया तो इसी समाजवादी ठीक है, जगदीश सिंह जी इसका जवाब देंगे। ये आरोप लग रहा है और ये भी है, एक सवाल ये है जगदीश सिंह जी कि जी आनंद जी, विश्वासघात का आपने आरोप, आप लोगों की तरफ से आरोप लगा था 2019 का जब चुनाव आया था और कहा गया था कि समाजवादी पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हो गया बीएसपी के उम्मीदवारों के पक्ष में, लेकिन बीएसपी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सीटें 5 पर ही रह गई थी समाजवादी पार्टी की और अलग हो गए थे और खूब बयानबाजी भी हुई थी। तो अब एक बार फिर से साथ आ सकती हैं क्या? फिर से माफ कर सकती हैं क्या भतीजे को बुआ? देखिए इसमें आनंद जी हम ज्यादा बड़ी टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीति बयानबाजी होती रहती है समय और परिस्थिति के अनुसार, और जहां तक पॉलिसीगत मैटर है कि किसका वोट ट्रांसफर हुआ किसका नहीं हुआ, इसमें अब हम नहीं जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अब अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ और पीडीए को साथ लेकर के, जो दलित दुखी पीड़ित अपमानित है उनको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। तो समाजवादी पार्टी को अपनी लाइन खींचनी है, अपनी रास्ते चलना, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। तो समाज की गैर बराबरी, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां, इनको लेकर के आगे बढ़ना है और समाजवादी पार्टी को दूसरे को नहीं देखना है। आनंद जी, हमारा जो उद्देश्य है हमारा ये है कि जन कल्याण के काम करना, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं का अपमान, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम तरह के ऐसे बिंदु हैं जिनमें सरकार फेल हुई है, उनमें काम करना है। और जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, उसी का नतीजा अभी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत का ब्रेक लगाया उत्तर प्रदेश की जनता ने। तो उसको हमको कायम रखना है आनंद जी, और हमको किसी इस तरह के विवादित बातों में नहीं पड़ना। हमको सरकार और इनकी नाकामियों, संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी। और हमने जैसे 2024 में हराया है, उसी तरह 2027 में इनको हराएंगे और वो 2029 में देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया का काम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में होगा। लेकिन यूपी के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, देश के भी एक बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, बिहार के विधानसभा चुनाव में गए प्रचार करने के लिए महागठबंधन के पक्ष में, और वहां पर जो नतीजा आया वो देखिए 2020 का जो नतीजा था उससे भी बहुत खराब स्थिति में, यानी कि 2010 में जो स्थिति थी आरजेडी की, उस स्थिति में आ गई है 2025 में। तो वो असर दिखाई नहीं दिया। जो कोर वोटर्स हैं आरजेडी के, वो खिसकते जा रहे हैं। तो शायद ये कहा यह जा रहा है कि उसी को देखते हुए अब करो या मरो वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के सामने आ गई है उत्तर प्रदेश में। आनंद जी, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी हर समय चुनावी मूड में, करो मरो के मूड में रहता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव से जो परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, वैसा नहीं है। मीडिया भी उसकी मदद करना चाहता है कि बिहार के रिजल्ट को उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में
2024 में हमने इनको 256 विधानसभाओं में हराया। वहीं बिहार में जो है 5 लोकसभा केवल महागठबंधन जीता था, 35 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। आनंद जी, खुशफहमी में रहे भारतीय जनता पार्टी, हमको दिक्कत नहीं है। बिहार के चुनाव से खुशफहमी अगर भारतीय जनता पार्टी रहती तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने रास्ते चलने वाले लोग हैं। हम विपक्षी को कि जो नाकामियां कैसे उससे सबक लेगा, उससे आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को हम आगे लाएं। जनता इनकी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान का एमएसपी नहीं मिल रही। आज धान जो है आप समझिए कि 1400 रुपए कुंटल बिक रहा है। आनंद जी, आप लोग पत्रकार, बड़े पत्रकार हैं, जरा इन मुद्दों पर भी डिबेट रखिए और जो जन समस्याएं उन पर भी थोड़ा सा जरूर लोगों को बात कहने का मौका मिले। जरूर जैन साहब, लोग जिस तरह किसानों का शोषण हो रहा है, जरा इस विषय में भी सरकार जरूर इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको उस चर्चा में शामिल करेंगे और उस पर एक सार्थक चर्चा होगी। आवश्यक है। हाँ, मैं स्वयं किसान हूँ आनंद जी। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि किसान का धान व्यापारी 1400 रुपए कुंटल खरीद रहा है और मिल मालिक उसमें उसको कागज बना करके जो किसान के धान खरीद क्रय केंद्र है उनके सेंटर प्रभारी से मिल करके भारी भ्रष्टाचार हो रहा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार सो रही है कि केंद्र प्रभारी और जो ये भ्रष्टाचार जारी है इस पे एक आधे केंद्र प्रभारी और इनको सबक सिखाकर इनके खिलाफ FIR हो, ये जेल जाए। आप प्रमुख विपक्षी दल हैं और आपकी अपनी एक ताकत है उस प्रदेश में और आप सक्षम हैं सरकार के सामने इन बातों को रखने के लिए। जरूर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमने अपने जिलों में बिल्कुल हेमंत गुप्ता जी, अब सवाल एक ये है कि तो बात हो रही है कि हो सकता है दोनों लोग साथ आ जाएं। अगर आते हैं तो क्या, अगर आते हैं तो अगर वो स्थिति बनती है तो क्या वो गठबंधन इंडिया का होगा, बैनर इंडिया का होगा, या फिर अगर जिस भी स्थिति में, जिस भी सिचुएशन में ये गठबंधन होता है उससे बीजेपी को या भारतीय जनता पार्टी को 2027 में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कितनी चुनौती दे पाएंगे? देखिए आनंद जी, इस समीकरण को समझना है तो आपको उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना होगा जब मायावती जी ने कहा कि 2027 की जो इलेक्शन है बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर अकेली लड़ी और 29 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में जिस तरीके से दलित समाज 5 लाख से ऊपर की एक मीटिंग हुई, तो मायावती जी ने उस मीटिंग में क्या कहा, मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक थी वो और उनको भी बुलाया गया था और उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को एकजुट के साथ करने के साथ साथ उसको सपा और कांग्रेस से दूर रहना होगा, तभी जाके वो कामयाब हो सकेंगे और तभी मुस्लिम समाज को फायदा होगा। सीधे तौर पर अगर देखिए तो 2019 वाले चुनाव में आप देखिएगा तो बीएसपी ने 16 सीटों पर उस वक्त भाजपा को मदद की थी और उसके वजह से भाजपा सीट लेने में कामयाब हुई थी। तो वो मैं ये अभी जो कह रहा था कि भाई जिस तरीके से बसपा का जो वोट बैंक 2019 में जहाँ 19% था वो 2022-24 तक आते थे 9% रह गई थी। तो इधर मायावती भी बहुत बेचैन है कि भाई हमारा जो वोट बैंक घट रहा है तो हम कहां से लाएं और उसको कैसे कंपनसेट करें। अगर हम बीएसपी के साथ जाते हैं, एसपी सपा के साथ जाते हैं तो हमको इंडिया अलायंस के साथ मिलना होगा जहां वो जाना नहीं चाहती। तो इंडिया ग्रुप के साथ वो किसी भी तरीके से जुड़ना पसंद नहीं करेंगी। अब उनके पास रास्ता ये रह जाता है कि अगर वो अपने आप को कामयाब करना चाहती, क्योंकि देखिए आज उनके पास एक भी सीट नहीं है, तो वो चाहती कि अगर हम सत्ता पर रहें और सत्ता के करीब रहें तभी हम आगे कामयाब हो सकेंगे, वरना बीएसपी का अस्तित्व बहुत खतरे में है। इसको लेकर के उन्होंने अपना रुझान जो है भाजपा की तरफ दिखाया, इसलिए वो दोनों तरफ खेल रही है। अभी वो चाहती है कि हम सपा को दें, अगर सपा हमें उतने सीट पर लड़ने के लिए या इंडिया अलायंस हमको सीट पर लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए हमको अगर महत्व देती है या इम्पोर्टेंस देगी
या प्रायोरिटी देगी या टिकट देने के लिए तैयार होगी, तभी वो अलायंस के साथ जाएंगी, वरना वो हर हाल में तो बीजेपी क्या वो बिहार वाली स्थिति, आने वाला। अगर ऐसा होता है, अहमद जी ये समझना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता है, दोनों लोग साथ आते हैं, उसमें कांग्रेस भी होती है या दूसरे दल भी होते हैं साथ में, तो बिहार वाला फॉर्मूला क्या लागू हो सकता है? क्या उस स्थिति में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अपने आप को वहां पर रख सकते हैं क्या, बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का? देखिए, आप अगर इसको भी समझना है तो आप याद रखिएगा कि जब गोरखपुर में एक इन्होंने आधिकारिक ऐलान किया था और कुछ पोस्टर जारी किए थे, उस पोस्टर में इन्होंने मायावती जी को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाया था और अखिलेश यादव को टीपू सुल्तान के रूप में दिखाया था। तो ये वो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम फिर एक साथ आएंगे और समाज में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन मायावती बहुत बखूबी जानती है कि आज के दिन में जिस तरीके से कांग्रेस संविधान का मखौल उड़ाती आई है और जिस तरीके से हर मुद्दे पर वो फेल होते आई है, तो वो जानती है कि अगर हमको भाजपा का साथ नहीं लेते हैं तो हम किसी भी रूप में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जितना संवैधानिक रूल और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की ज्यादातर कोशिश की है और आज मुस्लिम वोटर्स बसपा के पास नहीं है, लेकिन बसपा के पास दलित जो वोट है वो भी घटते जा रहे हैं। तो कोई चारा नहीं है इनके पास, अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो वो एनडीए अलायंस के साथ कभी नहीं जाएंगे। फिरोज खान साहब, अगर मायावती आती हैं या मायावती नहीं आती हैं आप लोगों के साथ, तो उस परिस्थिति में जरा ये बताइए कि कितने मजबूत हैं आप लोग या कितने कॉन्फिडेंट हैं यहां पर चुनौती देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को? देखिए आनंद जी, मजबूत तो हम लोग बहुत हैं, मजबूती में कोई कमी नहीं है। अगर मायावती जी आती है एक अच्छा मैसेज जाएगा। मायावती जी भी चाहती है कि बीजेपी रुके, बीजेपी समय यूपी का विकास हो, यूपी में जो बुलडोजर राज चल रहा है वो खत्म हो, भय भोग भ्रष्टाचार खत्म हो। सब भय भोग भ्रष्टाचार को दबाने के लिए योगी जी बीच बीच में हिंदू मुस्लिम बुलडोजर रोड का नाम बदल देना, ये सब काम लेकिन करते कांग्रेस कमजोर होती जा रही है ना फिरोज साहब? हैं। कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस का साथ अपना एक वोट बैंक है। तो मायावती जी आती है, दलित और टाटा मोटर्स बैंक कटेगा, उससे क्या होगा, एक अच्छा मजबूत कॉम्बिनेशन होगा, उसको मिलाकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हम, यही है। लेकिन कांग्रेस का आधार कम होता जा रहा है, कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती जा रही है, कांग्रेस को लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, अपनी शर्तों पर कांग्रेस को रखते हैं या सीटें देते हैं। जो भी प्रदेश में जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है वो मजबूत रहती है, तो वो डिक्टेट करती है कांग्रेस को। बीजेपी को रोकना है तो सबको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, बड़ा नाटा है। देखिए बिहार में गलती हुई है, थोड़ी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आपका शायद आपका जो फोन है आपसे दूर है। तेजस्वी यादव जी को इतना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उनके कौन सलाहकार थे, कौन लोग साथ में थे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरी सरकार बन रही है, हम 200 के पार आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। देखिए बीजेपी में एक चीज है, आरएसएस में एक चीज है, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और साथ ही साथ अपने मेहनत में कमी नहीं करते हैं। जान रहे हम जीत रहे, मेहनत करते रहते। वार्ड का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अमित शाह भले ही जैसा भी ये है लेकिन मेहनत करते हैं, क्षेत्र में कार्यकर्ता को लेकर चलते हैं। बिहार में कैंप की और चोरी अलग कर रहे हैं, डकैती अलग कर रहे हैं, मेहनत अलग कर रहे हैं। तीन चीज साथ में चलो तब जाकर सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ में है, सब कुछ इनके पक्ष में है, सरकार इनकी है, केंद्र सरकार इनकी है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है। जो नेता नहीं डरेगा सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, तो डर क्या जाएगा, तो आराम से रहो, अच्छे से रहो। ध्यान क्या हुआ, सुहास जी का बेटा ना विधायक है ना एमएलसी है, कुछ नहीं है, उनको उसको मंत्री बना दिया जाता है 4 विधायक का। आप देख लीजिए बेटा जी विधायक, विधायक, अपने सांसद। अब ये जो है ये तो अब
लंबी बहस का विषय भी हो सकता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस पर अपने तर्क देंगे कि परिवारवाद का जो है वो एक अलग परिभाषा ही है परिवारवाद का, और उस परिभाषा अपने अपने ढंग से उसको लोग सेट करते हैं। वो अब छोड़िए, अब उस पर क्या चर्चा हम करें। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां बन रही हैं 2027 में अभी वक्त है, उससे पहले पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन 2027 अभी हम 2025 के आखिर में बात कर रहे हैं, करीब करीब 1 साल के आसपास का वक्त है 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव में। लेकिन उससे पहले ही रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए और उस पार्टी के ऊपर महागठबंधन हो या उसको हम कहें इंडिया गठबंधन, वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आए, इसको लेकर रणनीति बन रही है। और उसी के क्रम में ये सारी बातें चल रही हैं। केसी जैन साहब, सवाल अब एक ये भी है कि पीडीए बना, पीडीए को लेकर आप लोगों की अलग नैरेटिव आ रहे थे, बयान आ रहे थे, लेकिन उस पीडीए ने 2024 में बहुत असर दिखाया। उस डी को और मजबूत करना है, और शायद इसी की वजह से ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान या उनका रास्ता उस तरफ जा रहा है जिधर हाथी खड़ा है। नहीं, देखिए आनंद जी, ये स्वयं पीडीए की परिभाषा नहीं तय कर पा रहे हैं। अभी जब ये क्लासेस ले रहे थे बच्चों की, तो वहां पर पीडीए को क्या पढ़ा रहे थे? पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश। तो ये क्या हुआ पीडीए की परिभाषा? और ये स्वयं भी कभी कहते हैं ए फॉर अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं फॉर आधी आबादी। तो ये स्वयं नहीं तय कर पा रहे हैं कि इनका पीडीए का फार्मूला क्या है। दूसरी बात ये है कि ये पीडीए बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, और इसी पीडीए को लेकर के ये बिहार में भी गए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 46 सभाएं की, और 46 सभाओं में 36 से ज्यादा सीटों पर जगह जीत मिली, और इन्होंने 48 से ज्यादा सभाएं की, और परिणाम क्या हुआ? 8 सीटें भी नहीं जीत पाए। 8 सीटें भी नहीं जीत पाए जहां जहां श्री अखिलेश यादव जी ने प्रचार किया। तो कुल मिलाकर के पीडीए को जनता ने नकार दिया ना। दूसरी बात क्या है कि देखिए, चाहे जंगल राज हो, चाहे तुष्टीकरण हो, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेता हो, जो राम भक्तों पे गोली चलवाता हो, जो दलितों की साड़ी खींचता हो, चोटी खींचता हो, साड़ी पहनना छोड़ दे ऐसी बहन, तो क्या जनता उसके साथ दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे फिरोज भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, कम से कम, कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है कि इसके अंदर गुरूर घमंड नहीं। बड़े से बड़े नेता एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। ये बात कम से कम इन्होंने स्वीकार की, और इसके लिए इनको धन्यवाद। लेकिन उसके साथ साथ जो काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, केवल कहने से नहीं होता है। जनता देखती है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। आप केवल और केवल जाति और धर्म का पूरा सहारा ले रहे हैं। एसआईआर का विरोध क्यों? एक तरफ आप कहते हैं फर्जी वोटर है उसमें, आप स्वयं कहते हैं, अगर उन फर्जी वोटरों को निकाला जा रहा है, फर्जी वोटर की परिभाषा क्या है? फर्जी वोटर वही है जो आज की डेट में वहां पर या तो निवास नहीं कर रहे, 2 जगहों पे उनके वोटर कार्ड है, या फिर दूसरा ये है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, कैजुअलिटी के कारण से पलायन कर चुके हैं, उनके नाम वहां पर नहीं होने चाहिए। और उसके लिए जो एसआईआर हुआ, एसआईआर में अपने आप नाम नहीं काटा गया। परिवार का ही सदस्य जब लिख करके देता है कि हाँ ये यहाँ पे नहीं रह रहे, और बीएलओ 2 बार 3 बार 4 बार लड़ जाता है, और वो बताते हैं कि नहीं वो बाहर रह रहे, माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ से, और पिछले 20 सालों से यहाँ बाहर रह रहे, वो वहां वोट करते, तब उनका नाम कटा है। या फिर डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई, और लिखा पढ़ी में उनको डेथ सर्टिफिकेट भी दे रहे, उनका नाम कट रहा है। तो ये चीज सामान्यतः सब जगह पे होती थी, हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है। लेकिन इस बार इसका विरोध क्यों? क्योंकि ये गहन परीक्षण हुआ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति ना बचने पाए, कोई भी व्यक्ति वोटर ना बचने पाए, जो 18 साल से ऊपर उसका नाम जुड़ना चाहिए, जिसकी डेथ हो गई नाम हटना चाहिए। इसका विरोध क्यों? अब देखिए वेस्ट बंगाल में भी वही हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। क्या कि वहां पे ममता जी कह रही कि एसआईआर नहीं होने देगी, तो क्या जनता इन चीजों का समर्थन करेगी? नहीं करेगी। और आपको क्यों लगता है कि बहन मायावती जी आपके साथ आ जाएंगी, कांग्रेस के साथ आ जाएंगी? यही तो कह रहे हैं हेमंत जी किसी जैन साहब, हेमंत गुप्ता जी तो यही कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मायावती भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती रही हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष
ढंग से साथ हो या न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली तो साथ हैं ही बीजेपी के। नहीं, देखिए जब वो चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ में 2019 में, और समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि ये भाजपा की बी टीम है, तो ये तो ओवैसी के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं कि भाजपा की बी टीम है। ये तो किसी को नहीं छोड़ते। मतलब कि दिल्ली में तो ये भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी भी बी टीम है, और लड़ कौन रहा था? लड़ रही थी वहां पे कांग्रेस। अब कौन बी टीम है कौन ए टीम है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तय करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमारी बी टीम, जैसा कि कांग्रेस कहती, हमारी बी टीम का समर्थन कर रही थी, यानी आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस स्वयं अकेले लड़ रही थी। तो अगर हमारी बी टीम का समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी भी बी टीम है, यही कहना चाहती कांग्रेस ना। तो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन बी टीम है कौन ए टीम है, किसका विरोध करना है किसके साथ लड़ना है। लेकिन कितना झूठ बोलेंगे, जनता को कितना बरगलाएंगे। जनता के सामने सारी चीजें थी, और बिहार के चुनाव में जिस तरीके से ठीक है। चीजें सामने, अब जगदीश जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी या मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? अभी भी आपको लगता है? पहले तो आपको साफ कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई घेर नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं में घिर गई है और परेशान है पीटीए से, और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने और तरह तरह के उपाय कर रही, कैसे समाजवादी पार्टी के विजयी रथ को रोका जाए। अभी आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं। रही बात कौन बी टीम है कौन सी टीम है, ये जनता तय करती है। इसमें हम नहीं बता सकते कौन बी टीम है कौन किसका सी टीम है। ये तो जैन साहब खुद ही अपने से बताते हैं कौन बी टीम है कौन सी टीम है। इनकी अंदर से क्या चलता है इनका, ये इनका खुद का वो तय करते हैं कैसे क्या करना है। हमको इनके उससे मतलब नहीं है, ये किसको अपनी बी टीम बनाते हैं किसको सी टीम बनाते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है आनंद जी जी कि समाजवादी पार्टी दलित पिछड़े और जितने भी शोषित वंचित आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से लोग हैं, इस सरकार की जो नाकामी है जिसको हम लगातार उठाते हैं, विषय कोई भी हो, लेकिन जन कल्याण के जो काम है समाजवादी प्रवक्तागण उनको सदैव का संसद से लेकर सड़क तक हम भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम किए हुए हैं। आप समझिए कि हमने धान खरीद के लिए हर जगह पे ज्ञापन दिया है कि ये किसानों का उत्पीड़न शोषण हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपया आप छोड़ के गए थे गन्ना किसानों का भुगतान। अरे यार जैन साहब धैर्य रखिए, आपके उसमें मैं नहीं बोला हूँ, आप चुपचाप बैठिए सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपका सफाया तय है बेईमानी SIR के नाम से संविधान की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप चुनाव आयोग के अपना चुनाव आयुक्त को आपने पन्ना प्रमुख बना दिया है अपना। आपका जो देश का चुनाव आयुक्त है वो पन्ना प्रमुख हो गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है, एक एक देख रहे हैं कि कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। आनंद जी, संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना दिया है। बिहार में तो बिहार और ये बिहार उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है मान्यवर। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। जैन साहब, जगदीश सिंह सही बात कहते हैं, और आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली आपकी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आपको बगले झकवा दिए, आपको जमीन पे ठोक दिया है, और आगे आने दीजिए 2027 और 29 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ठीक है अंतिम कील गाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के तंबू में। ठीक है। एक फिरोज साहब, एक और नेता है, दलित नेता उभरे हैं उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर अपनी पार्टी के साथ सांसद भी बने हैं। अब वो जब क्या ये है कि दोनों लोग साथ आ सकते हैं
मायावती भी आपके बैनर तले और चंद्रशेखर रावण भी आपके बैनर के तले आ सकते हैं। ये क्या पॉसिबल है, आपको लग रहा है? इसके लिए काम चल रहा है, बातें हो रही हैं, कुछ जानकारी है आपको अंदर खाने कुछ जो बातें चल रही होंगी फिरोज साहब? फिरोज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। लेकिन अब एक सवाल ये हेमंत जी आपसे यही सवाल समझना चाहें कि चंद्रशेखर भी हैं वहां पर, एक दलित नेता, और मायावती भी हैं। मायावती के बारे में है कि वो कमज़ोर होती जा रही हैं, तो चंद्रशेखर एक इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, सांसद भी बन गए हैं, गठबंधन में भी थे। अभी गठबंधन की क्या स्थिति है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो स्थिति और भी साफ होगी कि गठबंधन है, कौन कौन लोग हैं, इंडिया गठबंधन है या महागठबंधन है, जो भी है। क्या आपको ये लग रहा है कि दोनों लोग साथ आ जाएंगे, या अगर आ जाते हैं, पूरा विपक्ष अगर एक हो जाता है, तो चुनाव 2027 का किस तरह का होगा? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पूरा विपक्ष किसी भी सूरत पर नहीं आने वाला है। सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इसके साथ ही ये भी है ना हेमंत जी की अस्तित्व का भी संकट मंडराने लगा है अब। एग्जैक्टली, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जब भी मायावती की बात आती है तो अस्तित्व वाली बात आ जाती है, और फिर हम घूम फिर करके साल 2019 वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव वगैरह में हम पहुंच जाते हैं। जब याद करिएगा कि चुनावी गठबंधन जब हुआ था तो तमाम तंथियों को दूर करने के बाद पर्दे के पीछे क्या बातें हुई थी और क्या मुख्य सहमति बनी थी कि अगर गठबंधन यूपी में 40-45 सीटें भी जीत लेता है और गैर भाजपा सरकार बनाने की नौबत आती है, तो ये अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती का नाम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, फायदा किसको होगा, एसपी या बीएसपी में अगर साथ होंगे तो? देखिए, अगर फायदा होगा तो बीएसपी को होगी, सीधा सीधी बात, क्योंकि बीएसपी जानती है कि आज के दिन में एंटी बीजेपी वोट बैंक मुलायम जी के, अखिलेश यादव के साथ है। मुस्लिमों को भी लगता है कि अगर उनका कोई भला कर सकता है तो वो सपा कर सकती है। कांग्रेस से उनका मुंह भंग हो चुका है, तो मायावती चाहती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक उनसे कट करके सपा में चली गई है वो फिर उनको वापस मिले ताकि वो अस्तित्व में रह सके। लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर उनको राष्ट्रपति बनना है और राष्ट्रपति का लालच उनके साथ है कि उनको अब वो वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल है, तो अगर राष्ट्रपति, तो क्या ये अखिलेश यादव नहीं जानते कि फायदा बीएसपी को होगा और उनको नुकसान होगा, जो जैसे 2019 में हुआ था? अखिलेश अपना फायदा देखते हैं। अखिलेश जानते हैं कि मुस्लिम वोट, अब मायावती एक डूबती हुई नाव है, उस पर कोई सवार होना नहीं चाहेगा। अखिलेश को बखूबी मालूम है कि वो अगर इनको लेते तो जो भी दलित वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के पाले में पड़ेगी, इसमें वो निश्चिंत है। लेकिन मायावती दो धारी तलवार के रूप में खेल खेल रही है। वो चाहती है कि राष्ट्रपति के रूप में जिस तरह कोविंद जी को यूपी से बनाया गया था, उनका भी नाम भाजपा प्रमोट करे, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अगर सपा में नहीं मिला तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। ये आने वाले दिन में आपको खुलासा हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह का गठबंधन होता है, एक बार फिर से 2019 की तरह दोनों लोग साथ आते हैं, तो ये कितना टिकाऊ होगा, या फिर सिर्फ एक एडजस्टमेंट के तौर पर ही इसको देखा जाएगा? सिर्फ एडजस्टमेंट। आप देखिएगा कि 2022 के चुनाव में बीएसपी जैसी एक सीट पर पहुंच गई थी। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग वोट बैंक में बिखरा हुआ गया था। अखिलेश यादव को लगता था कि अगर यह स्थापित हो जाएगा तो बीएसपी सत्ता में वापस नहीं आ सकती, और उसके वोट बैंक का कुछ हिस्सा उनके साथ में शिफ्ट भी हो गया था। तो मायावती के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये बना हुआ है कि मुस्लिम वोट जो 2022 के चुनाव में बीएसपी को मुस्लिम वोट नहीं मिला था, वो समाज में यह संदेश जाएगा कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव है। इसलिए अखिलेश यादव को ही फायदा होगा, मायावती को किसी भी रूप में फायदा नहीं होने जा रहा। और मायावती इसीलिए दो धारी तलवार की तरह दोनों निशाने रखी हुई है कि हमें कहां से कोई फायदा होने जा रहा, हम उसके साथ अलायंस करें। फिरोज खान साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गठबंधन का जो दौर चल रहा है, गठबंधन के इस दौर में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है? कांग्रेस अपनी सीटें उनको दे देती है, और ऐसे में जो आधार वोट है कांग्रेस का, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। जरूरत है कि कांग्रेस अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है।
क्या ये चर्चा नहीं होती आप लोगों के पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जब बैठक होती है तब? आनंद जी, मैं आपका बात को समझ रहा हूँ। देखिए, जब बीजेपी छोटी छोटी पार्टी, दो पार्टी, चार को यूपी में गठबंधन में साथ ला सकती है, राजभर जी को, तो फलाना को, ढिकाना को, साय जी को, तो पार्टी एक बड़ा दल है, मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे हैं इसके। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप देखिए बिहार में जो वोट चोर अधिकार यात्रा किया गया और वोटर अधिकार यात्रा किया गया, वोट चोर गद्दी चोर बनाया लड़ाई या आगे किया गया, जिसमें पूरा माहौल चेंज हो गया था। लेकिन लास्ट आवर में आकर के अगर ये बंटवारा उस यात्रा का समय हो गया था, आज रिजल्ट कुछ और होता। अब बीजेपी तो चोरी भी कर रही है, पब्लिक भी चोरी कर रही है, वोट भी चोरी, सब चोरी कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपस में ये लोग नहीं लड़ते, लाख चोरी कर लेता बीजेपी, सरकार हमारी बनती। अब हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं वो अड़े हुए थे कि मुख्यमंत्री का घोषणा कर दो, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया। उधर सैनी जी बोले डिप्टी सीएम घोषणा कर दो, डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया। मुसलमान ने एक मैसेज गलत किया है कि 18 से 20% वोटर है बिहार में, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको जो 1% का सैनिक है, हाँ, यही रणनीति है, यही सोच है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं, हाँ, और ये बात ओवैसी साहब ने भी उठाया था। चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक बयान आया और उस बयान के बाद उसका एनालिसिस आज हमने किया आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब आपका, जगदीश सिंह जी, फिरोज खान साहब और हेमंत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब इस बयान के बाद अब सवाल ये है कि अगर एक साथ आते हैं तो फिर क्या वोट का ट्रांसफर हो पाएगा, और इसके साथ ही कि बीएसपी को पुनर्जीवित करने के लिए क्या ये समझौता कर सकती हैं बहन मायावती समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ। अब इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आज की इस चर्चा में इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।